हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मर्ज के बारे में। चक्कर आना, वर्टिगो। यूनानी में इस कंडीशन को सदर व द्वार के नाम से जाना जाता है। सदर यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि इंसान जब खड़ा होने लगता है तो उसको चक्कर आता है, अचानक आंखों में अंधेरा आ जाता है और वो गिर सकता है या गिर भी जाता है, जिसको कि डिजीनेस कहा जाता है। दूसरी तरफ द्वार, द्वार उस कंडीशन को कहते हैं जबकि किसी शख्स के दिमाग में चक्कर आते हैं, उसे चक्कर महसूस होते हैं। इस कंडीशन में या तो उसका अपना सर या पूरा खुद घूमता हुआ महसूस होता है, स्पिनिंग इस तरह से घूमता हुआ महसूस होता है, या उसके इर्द गिर्द की आसपास की चीजें घूमती हुई महसूस होती हैं जबकि वो घूम नहीं रही होती हैं। तो चक्कर में यानी कि द्वार में चक्कर आते हैं, सर घूमता है, सर हिलाने डुलाने से इधर उधर करने से चक्कर आते हैं, और सदर में अंधेरी आती है आंखों में और चक्कर भी आते हैं और आदमी गिर भी सकता है। तो ये दोनों में ये फर्क है, डिजीनेस और वर्टिगो यू कैन से। आमतौर से आने वाले केसेस तीन तरह के होते हैं, एक पोजिशनल वर्टिगो, एक मेनियर्स डिजीज, एक लेब्रिंथाइटिस। पोजिशनल या पोस्चुरल जो वर्टिगो है वो इंसान के सर हिलाने डुलाने से, पोजीशन बदलने से चक्कर आते हैं और ये सेकंड्स के लिए आते हैं, जबकि मेनियर्स डिजीज के चक्कर मिनटों तक चल सकते हैं, थोड़े लंबे चलते हैं। और जो लेब्रिंथाइटिस है वो और भी ज्यादा दिनों तक रह सकते, वो कई दिनों तक रह सकते हैं इनफैक्ट, जब तक के कान का वर्म दूर नहीं हो, इसका इलाज नहीं हो। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसका इलाज हो जाता है, मेनियर्स डिजीज का थोड़ा और टाइम लगता है और उसका अपना एक अलग कोर्स होता है। यूनानी में इन तीनों कंडीशन को द्वार के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका तरीक़ा इलाज भी उसी तरह से तय किया जाता है। वैसे किसी तरह की दवा से भी चक्कर आ सकते हैं, जहरीली गैस के असर से चक्कर आ सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जरिए भी चक्कर आ सकते हैं, स्ट्रोक में चक्कर आ सकते हैं, ब्रेन इंजरी हो तो उसमें चक्कर आ सकते हैं। ये वो कंडीशंस हैं जो वेरी रेयर कंडीशंस हैं, तो इनको इन्वेस्टिगेट करके अलग किया जाता है। हम जो बात कर रहे हैं वो पोजिशनल वर्टिगो या द्वार की बात कर रहे हैं। आज हम द्वार को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम यूनानी नुक्ते नज़र को समझें। चूँकि हमें द्वार का इलाज यूनानी दवाओं से करना है, यूनानी तरीक़ा इलाज से करना है, इसीलिए हमें यूनानी नज़रिए से इसके सबब को भी समझना होगा। यूनानी नज़रिए के मुताबिक द्वार का जो सबब होता है वो या तो कोई गलीज़ रिया या कोई गलीज़ खिल्त, कोई अबखरे जो कि गर्म या ठंडे हो सकते हैं, खिल्त भी गर्म या ठंडी हो सकती है, वो जब दिमाग में बतून यानी अगले हिस्से में आकर जमा हो जाते हैं या उसकी वेसल्स में आकर जमा हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, तब दिमाग की अंदर जो रूह नफसानी है, देखिए यहाँ पर ये मसला समझना होगा, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक बीमारी को नहीं समझ सकते और फिर इलाज भी नहीं कर सकते। तो जो दिमाग के अंदर रूह नफसानी है, वो जो तमाम हिस्स और हरकत का मंबा है, वो जब अपनी जगह से चलती है और उसके रास्ते में जब ये कोई रियाह या खिल्त या अबखरे आ जाते हैं और वो उनसे इसकी जब टक्कर होती है, जब इसके कांटेक्ट में आते हैं, यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स, तब ये चक्कर महसूस होते हैं।
और आइए अब परखते हैं हम यूनानी नजरियों को मॉडर्न रिसर्च की कसौटी पर। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक दिमाग के न्यूरॉन्स से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकलते हैं वो तमाम हिस्स और हरकत यानी कि सेंसेस और एक्टिविटी को के जिम्मेदार हैं। जब इन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कोई ग्लिच आ जाती है यानी कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्टेकल पैदा हो जाता है, तब चक्कर आते हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि जब रूह नफसानी अपने सेंटर से आगे की तरफ बढ़ती है, जो हिस्स और हरकत यानी कि सेंसेस और एक्टिविटी करवाती है तमाम जिस्म में, उसमें जब कोई रुकावट पैदा होती है जो कि खिल्त या अबखरे या गैस के जरिए होती है, तब ये चक्कर आते हैं। यानी कि हमारा ये 1000 साल पुराना जो फलसफा है वो आज की मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से सही साबित होता है। तो जब हम यूनानी नजरिए को मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से सही पाते हैं, साबित पाते हैं, तो फिर हमें यूनानी के कुछ टर्मिनोलॉजी को मॉडर्न नजरिए से जानना होगा, इनफैक्ट उसको इंटरप्रेट करना होगा। यानी कि जिसको हम रूह नफसानी कहते हैं, जो कि दिमाग में पाई जाती है, वो दिमाग के न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं जो कि तमाम जिस्म में सेंसेशन और एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। हम ये कहते हैं, हमारे जो तारीफ चलती है रूह नफसानी की, रूह नफसानी वो कुव्वत है जो दिमाग से निकलकर आसाब के जरिए तमाम जिस्म में हिस्स और हरकत करवाती है। इसी बात को जब मॉडर्न नजरिए से कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि ब्रेन के न्यूरॉन से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकलते हैं वो सेंसेस और एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, वो करवाते हैं। अब हमें देखना ये होगा कि आमतौर से जो एक यूनानी में जो एक परेशानी रही है, अब इस दौर में खास तौर से, पिछले ज़मानों में जो तसानीफ लिखी गई और जो किताबों को दूसरी ज़ुबानों में बदला गया, वहाँ जब ट्रांसलेशन हुआ तो उसमें इंटरप्रिटेशन भी था। लेकिन आज के दौर में क्या होता है, ज़्यादातर जगह पे ये हो रहा है कि सिर्फ ट्रांसलेट किया जा रहा है, इंटरप्रेट नहीं किया जा रहा है। जबकि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको इंटरप्रेट करें, कि एक तफसीर उसकी जाने आप, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यूनानी के जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से परखा जाए और साबित किया जाए। अगर कहीं कोई गलती पाई जाती है तो उसमें करेक्शन किया जाए, अगर वो सही है तो उनको कंटिन्यू किया जाए और विद कॉन्फिडेंस किया जाए। तो यहाँ पर हम रूह नफसानी जो कि दिमाग से चलती है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं। इसी तरह से रूह जो हैवानी है वो दिल से चलती है और तमाम शराइन के जरिए जिस्म में फैलती है वो। और उसी तरह से जो क़ुव्वत तबीया है वो जिगर से निकलती है और वेसल्स के ज़रिए तमाम जिस्म में ग़िज़ा लेकर जाती है, न्यूट्रिशन लेकर जाती है और तमाम बॉडी और ऑर्गन्स के नशोनुमा यानी कि उनकी तग़ज़िये का काम करती है, उनकी डेवलपमेंट का काम करती है। तो आइए अब बात करते हैं, फिर से समझते हैं द्वार, चक्कर या वर्टिगो को। जैसा कि हमने जाना, वर्टिगो जब ब्रेन से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकलते हैं उनके रास्ते में जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो आते हैं चक्कर। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खिल्त हो सकती है और गैस हो सकती है और अबखरे हो सकते हैं, और ये अबखरे, खिल्त, गैस वगैरह ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं असबाब की, कैफियत की। अगर इस चक्कर का सबब बलगम है, बलगमी सुद्दे हैं, बलगम का इस्तेमाल जमा होने रुकावट है, तो मुंह फीका होगा,
प्यास कम लगेगी, मुंह से थूक ज्यादा आएगा और सुस्ती होगी और सर में भारीपन होगा, बोझ होगा। जबकि अगर ये सफरा की वजह से होगा तो आंखों में पीलापन दिखाई देगा, प्यास ज्यादा लगेगी, गर्मी लगेगी, घबराहट होगी, चक्कर तेज आएंगे, उल्टी का मन भी कर सकता है। चक्कर अगर गलबे दम की वजह से, खून की गलबे की वजह से होंगे तो आंखों में लाली होगी, सुर्खीपन होगा, आंखों से पानी आएगा और चक्कर देर तक रहेंगे, मुंह मीठा हो सकता है और जिस्मानी तौर पे भी देखने से पता लग जाता है कि गलबे दम है। इसी तरह से अगर गलबे रिया है तो फिर चक्कर बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, मुंह खुश्क होता है और छींकें खास तौर से आती हैं और मरीज को बहुत ज़्यादा चक्कर आकर वो गिर भी पड़ सकता है, सर हल्का होगा। तो इस तरह से ये अलामात होती हैं। इसके अलावा भी और अलामात होती हैं जो पेशेंट जब हम बातें करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन बात करें या ऑफलाइन बात करें, तो डिटेल में जब हिस्ट्री लेते हैं तो ये सारे जो कॉज हैं, जो सबब हैं, वो समझ में आते हैं। और कभी कभी ये होता है, जैसे कि हमने पहले कहा, कि जो सबब है चक्कर का वो दिमाग में नहीं होता बल्कि जिस्म में के किसी दूसरे उज़्व में होता है, खास तौर से मैदे में। मैदे से वो सबब अबखरों के जरिए दिमाग में उठता है और चक्कर की वजह बनता है। तो ऐसे में डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ भी ध्यान देना होता है कि हजम खराब होता है, रिफ्लेक्स होता है, भूख नहीं लगती है, पेट में खिंचाव, दर्द या पेट की आवाज़ें हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई हाजमे से रिलेटेड सिम्टम्स भी वहाँ पर मिलते हैं। अब इलाज की अगर हम बात करें तो इलाज इनफैक्ट बहुत पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, मरीज के मिजाज और मर्ज की कैफियत पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर ये लगता है कि खून के गलबे की वजह से है तो ऐसे में फसद खोलना या हिजामा करना मुफीद साबित होता है। जबकि अगर रिहा की वजह से होता है तो दाफे रिहा दवाएं देने से फ़ायदा होता है और अगर कब्ज़ इसमें शामिल है तो हुक्ना करने से फ़ायदा होता है और अगर सफरा का गलबा है तो इसमें शातरा और हलेला जर्द का जोशादा पिलाया जाता है और खट्टी चीज़ें नहीं दी जाती हैं, यहाँ पर यह ध्यान रखा जाता है। लेकिन आम तौर से एक ऐसी दवा वजह कुछ भी हो, क्योंकि वो तकरीबन सब तरह के जो सबब है, गर्म सर्द गैस वाला रिहा, तब पे ही काम कर जाती है। एक ऐसी दवा जो सारे मिजाजों को माफिक आ जाती है, ज्यादातर ये कहना चाहिए कि ज्यादातर मिजाजों को माफिक आ जाती है, ज्यादातर हालात में काम करती है, वो है इत्रिफल समानी। इस तरह के जब चक्कर आते हैं तो इत्रिफल समानी 10-12 ग्राम रात को सोते वक्त आधा कप गर्म पानी के साथ खिला दी जाए। अगर गर्मी का मामला नहीं लग रहा है तो नॉर्मल पानी से खिला दी जाए, सर्दी का लग रहा है तो गर्म पानी से, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल पानी से खिला दी जाए। ज्यादातर केसेस में तो एक खुराक में ही आराम आ जाता है। वंडरफुल मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं, अनबिलीवेबल। कुछ लोगों को 2-3 दिन लेनी पड़ सकती है, बस इतना ही। अगर इसको देने के बाद भी आराम नहीं आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस की और केस को और ज्यादा समझने की जरूरत होती है। हालांकि ट्रीटमेंट करने से पहले ही केस को समझा जाता है, हम तो यही करते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बहुत जल्दबाजी होती है, जल्दी होती है, तो ठीक है पहले ये दे दिया जाए, उसके बाद नहीं होता है तो फिर केस को और डिटेल से समझा जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर हमने ये देखा कि हम सदर की बात फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हमने द्वार यानी चक्कर या वर्टिगो की बात की, जो कि पोजिशनल होते हैं। मेनियर्स डिसीज और लेब्रेंथाइटिस की भी हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन हम फाइनली ये कहना चाहेंगे कि यूनानी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, यूनानी तरीक़े इलाज से इलाज करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को, इस्तिलाहात को समझें, जानें और सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करें हिंदी से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में या अरबी से फारसी में, ऐसा नहीं। उसके मर्म को समझें, उसके जिस्ट को समझें, उसके जो एक भावना होती है उसको समझें, तब सब कुछ समझ में आता है। और मैं यही कोशिश करता हूँ, यही मेरी कोशिश है कि यूनानी को इंटरप्रेट किया जाए, उसकी तफसीर तफसील से बयान की जाए। उम्मीद है बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।